प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब 12 साल की जो प्रधानमंत्री के तौर पर है उस सफलता की बात करते हैं तो हम एक राज्य को नहीं भूल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर जो ये गुजरात मॉडल से उनकी सफलता शुरू हुई और किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री तक इतना लंबा कार्यकाल वो पूरा कर रहे हैं, 12 साल देश के विकास की बात करते हैं, तो इस विकास में गुजरात की कितनी भूमिका रही और किस तरीके से प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण रहा देश के विकास के लिए। इस बात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो मोदी सरकार के एक मजबूत पिलर है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैंने जैसे बात की कि अगर मोदी सरकार की हम सफलता की बात करते हैं, मोदी सरकार प्रधानमंत्री मोदी का इतना लंबा कार्यकाल की बात करते हैं, तो गुजरात को हम नहीं भूल सकते। गुजरात में भी उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर एक लंबा कार्यकाल निकाला। तो किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये राजनीतिक जीवन और देश के विकास में जो इन्होंने इतना लंबा कार्यकाल 12 साल का निकाला? माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का कार्यकाल तो जब गुजरात से शुरू हुआ और उन्होंने जो विकसित गुजरात बनाया और गुजरात मॉडल, जो विकसित गुजरात का मॉडल था, विकसित गुजरात मॉडल का मॉडल लेके तो पूरे देश में उनके प्रति एक भावना बनी, एक विश्वास बना और एक अपेक्षा बनी कि हमारा प्रधानमंत्री हो तो कैसा हो। और इसीलिए एक मुख्यमंत्री दिल्ली आकर लोकसभा का इलेक्शन लड़कर पहली बार आवश्यकता से ज्यादा सीट जीतकर वो सरकार बनाता है अपने बलबूते पर। अगर आज तक कोई प्रधानमंत्री ने सरकार बनाई है तो सिर्फ ये नरेंद्र मोदी साहब हैं। आपने देखा होगा बाकी जो प्रधानमंत्री बने, मुझे किसी का नाम लेने में इंटरेस्ट नहीं है, और मैं जरूर कहूंगा कि एक भी प्रधानमंत्री अपने बलबूते पे नहीं जीता था, पार्टी के सहयोग के साथ। और बाकी जो फैक्टर्स थे उनको जो मिला, कोई सहानुभूति मिली किसी को कुछ कंपल्सन आया उसके लिए बना दिया। यहाँ पर डंके की चोट पर कहकर के मुझे प्रधानमंत्री बनना है और उस तरह से पूरा देश का भ्रमण करते हुए गुजरात मॉडल को आगे करते हुए उन्होंने जीत हासिल की और वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो गुजरात के विकास के बाद वापस रिपीट करना ठीक नहीं है, मगर देश के अंदर भी जो रुके हुए जितने काम थे वो उन्होंने खत्म कर दिए। रेलवे का बजट अलग आता था, लोग उसके ऊपर चाहते थे कि हमारे यहाँ एक गाड़ी मिल जाए, एक स्टॉपेज मिल जाए, उसको भी वो विकास मानते थे। आज उन्होंने रेलवे की काया पलट कर दी। उसके अंदर जब हम प्लेन में जाना पसंद करते थे, आज लोग ट्रेन में जाना पसंद करते हैं। इतनी अच्छी स्वच्छ स्पीडी ये ट्रेन उन्होंने देना शुरू कर दिया, पूरी रेलवे की काया पलट कर दी है। हम देखते हैं कि देश को अगर युद्ध होता है तो हमें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। करीब 70% जो हथियार है वो या दारू वाला है उनको बाहर से मंगवाना पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने देश में ही उसका प्रोडक्शन शुरू करवा दिया। उन्होंने बाहर से भी लोगों को कहा कि आप आइए, इन्वेस्ट करिए, टेक्नोलॉजी लाइए, आपका प्रॉफिट कैपिटल लेके जाइए, मगर जो प्रोडक्शन होगा वो सब हम रखेंगे। कल सूरत के विजिट में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब थे और उन्होंने हजीरा में L&T में वहां के जाकर विजिट किया। तो पहले भी जो तोप बनी थी 2-3 साल पहले, जो माननीय मोदी साहब ने उसको लोकार्पण किया था, उसका 40 किलोमीटर का रेंज है और परफेक्शन इतना है कि 3 मीटर लेफ्ट या 3 मीटर राइट, यानी 10-10 फुट का ही फर्क आ सकता है। इतने परफेक्शन वाली जो तोप उन्होंने बनाई है तो इंडिया में बनी। जो बर्फ में जो तोपें वजन की वजह से बैठ जाती है, तो थोड़ा लाइट वेट तोप भी बनाने का काम भी सूरत में ही हुआ, यानी कि हमारे देश में हुआ। तो ये मोदी साहब की सोच है कि हम हमारे फॉरेन एक्सचेंज से खरीदेंगे हथियार। मान लो कल उठ के कोई युद्ध हो गया तो क्या हो गया, वो बोलेंगे पड़ोसी देश जो है वो भी हमारे से हथियार खरीदता है, तो वो भी हमारा दोस्त है, हम दोनों के युद्ध में हम कुछ देंगे नहीं, हथियार या दारूगोला नहीं देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं।
तो ऐसे टाइम में हमारे देश में ही अगर प्रोडक्शन होगा तो कोई भी युद्ध लड़ने के लिए हम पूरे तैयार रहेंगे। इसके लिए उनको सुरक्षित करने का काम, देश को पूरा सुरक्षित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया। सर्वांगीण विकास की बात है, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, उसके अंदर सब में प्रधानमंत्री जी ने काम किया। महिलाओं के लिए विशेष रूप से अनेक योजनाएं बनाई। जिस तरह से बेटियों की संख्या कम हो रही थी तो उन्होंने सुकन्या योजना बनाई, जिसके कारण आज आप देखेंगे तो बेटियों की संख्या बढ़ने लगी है। तो ये पूरी बात जो लोगों को लगता था कि बेटी होगी उसको शादी में क्या करेंगे, कैसे खर्च करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने सुकन्या योजना बनाई और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पूरे देश में अगर कोई स्कीम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो ये करीब 8.5% इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिलता है। ये एकमात्र योजना है क्योंकि वो बेटियों के लिए, वो महिलाओं के लिए है। तो ऐसी अनेक योजना उन्होंने बनाई। जिस तरीके से आपने बताया कि इस दौरान किस तरीके से मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की, आपने नारी शक्ति के लिए क्या किया बात की। अगर हम टेररिज्म की बात करते हैं, आतंकवाद की बात करते हैं, तो उस पर भी देखा कि कड़े फैसले लेते हुए, खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आप जल शक्ति मंत्रालय से उनका प्रिय मंत्रालय है, आप उसको संभालते हैं। अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से जो सिंधु जल संधि थी उस पर रोक लगाई, अब उसको लेकर की सरकार की प्लानिंग क्या है? क्या पाकिस्तान के साथ किसी तरह की रियायत बरतेंगे या फिर सिंधु का जल जो है वो अपने देश के अन्य राज्यों के लिए किस तरीके से इस्तेमाल? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हादसा था, मगर उस हादसा का जो देश चाहता था उस तरह से उसका बदला भी लिया गया। उसके पहले भी आप देखे होंगे कि एयर स्ट्राइक भी हुई। उसके पहले भी जिस तरह से घुसकर अंदर 300 लोगों को, आतंकवादियों को खत्म कर दिया था, तो पूरा आतंकवाद खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का कमिटमेंट है और उन्होंने करीब करीब उसको पूरा कर दिया है। और ऐसे समय में जब पाकिस्तान हमारे से पानी लेता है और हमारे ऊपर ही वो कुछ न कुछ यानी इस तरह से हमले करेंगे, हमारे निर्दोष लोगों को मारेंगे और फिर भी हम पानी देते रहेंगे, तो ऐसा वो ठीक भी नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो निर्णय लिया वो बहुत बड़ा निर्णय है। उन्होंने टीटी को एवरेस्ट पे रख दिया और हम हमारे देश में पंजाब है, कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, हरियाणा है, सबको, राजस्थान है, सबको पानी की किल्लत है। ये जो पानी डाइवर्ट हो जाएगा कुछ ही दिनों में हो जाएगा, तो उसके बाद ये सबकी पानी की किल्लत कम हो जाएगी। तो हमारा पानी दुश्मन देश को देना और उससे लड़ते भी रहना, ये तो पॉलिसी मोदी साहब की सरकार में हो ही नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए। सर, जहां आप पानी की किल्लत की बात करते हैं तो उसमें एक मुद्दा एक और उठ जाता है कि जल संचय को लेकर के हमारी सरकार की कितनी क्या नीति रही है, क्या प्रयास रहे हैं, या अगर भविष्य की ओर हम नजर डालें तो क्या और प्लानिंग है? देखिए, पहला जल संचय, जन भागीदारी और जन आंदोलन का एक निर्णय, एक आह्वान ये मोदी साहब ने किया था। उन्होंने कहा था कि कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए लोगों ने सहयोग करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि सूरत में रहने वाले राजस्थान के लोगों ने राजस्थान में 40,000 स्ट्रक्चर बनाए, मध्य प्रदेश में 35,000 स्ट्रक्चर बनाए और बिहार के 10 जिलों में हर गांव में 4-4 स्ट्रक्चर बनाए। इसके कारण जो पानी की समस्या हल होती है, जल संचय बढ़ता है, जल स्तर जो नीचे गया है उसको ऊपर आता है, जल की क्वालिटी चेंज हो जाती है, सुधरती है। तो इसके लिए ये योजना, और जहां हम कैनाल से पानी देना नहीं कर सकते हैं, पहुंच नहीं पाते उतना, वहां पर उसी गांव का पानी उसी गांव में, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, ये जो फॉर्मूला मोदी साहब ने दिया था उसको जब आगे बढ़ाया तो आज आंध्र प्रदेश में करीब 17 लाख से सबसे आगे है, मध्य प्रदेश 15 लाख से करीब दूसरे नंबर पे है, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे है और राजस्थान चौथे नंबर पे है। तो इस तरह से स्टेट ने भी कंपटीशन करते हुए ये काम किया। 1,55,00,000 स्ट्रक्चर जो बन गए वो अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। मगर साथ में आप ये भी देखेंगे कि जल संचय के साथ साथ बाकी योजना जो है,
रिवर लिंकिंग की बात है, जो डैम है उसको ड्रेजिंग करना है, डिशिल्डिंग करना है, ये सब करके भी पानी की क्वांटिटी बढ़े, उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कुछ काम किए। और लोगों में अवेयरनेस बढ़े कि उनको कितना पानी खर्च करना चाहिए, यूज करना चाहिए, कितना पानी बचाना चाहिए, किस तरह से बचा सकते हैं, उस पर भी अवेयरनेस लाने की पूरी कोशिश मंत्रालय के द्वारा भी की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब भी जब भी अपने स्पीच में बोलते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट आता है। क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो एक मुद्दा एक और भी आ जाता है क्वालिटी का। और जब क्वालिटी की बात करते हैं कि साफ जल की हम बात अगर करते हैं तो उसमें जब हम तकनीक की बात करते हैं, क्योंकि मोदी सरकार लगातार तकनीक पे भी काम कर रही है, अब तो एआई की हम बात करते हैं, तो ऐसे में क्या जल शक्ति मंत्रालय का प्रयास रहा है और कितना प्रयास? देखिए, हमने पहला काम ये किया है कि कुछ जगह पर सोर्स कम पड़ा। हमने गांधीनगर में एक संस्था है बाइजेक, वो R&D करती रहती है, उसने हमें पूरे 700 जिले में, पूरे देश के 700 जिले में हर गांव में कहाँ पर स्ट्रक्चर करना चाहिए उन्होंने वो पॉइंट आउट करके दिया। हमने सभी 700 कलेक्टर को किया कि अगर आपके नल से जल इस प्रोग्राम में अगर आपको पानी का सोर्स कम पड़ रहा है तो वहां पर ये योजना आप उसका वहां लगाओ तो उसका इम्पेक्ट आएगा, आपको पानी वहां बढ़ जाएगा, जो पानी कम पड़ रहा है तो नहीं पड़ेगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसके वजह से जल जीवन मिशन का हमारा नल से जल का प्रोग्राम, उसको भी सपोर्ट मिल गया। तो इस तरह से किया है। दूसरा जो हमने अभी एक MCAT का प्रोग्राम लिया है मास्टर, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, मगर उस प्रोग्राम में भी अभी तक हमने 22 जिलों में 5 से 6 हजार हेक्टेयर का अलग अलग प्रोजेक्ट लिया है। उसमें भी हम हर खेत को, सभी खेतों में किसानों को पानी देना चाहते हैं, एक पॉइंट पे देना चाहते हैं। तो उसके लिए कितना पानी लगेगा, उसकी क्वांटिटी कहाँ से मिलेगी, उसका सोर्स ढूंढा, और सोर्स ढूंढते हुए वो पानी को खेतों किसानों तक पहुंचाएंगे। किसान वहां से स्प्रिंकलर या ड्रिप से ही पानी आगे देगा, तो 2 बार फसल ले पाएगा, तो उसकी समृद्धि भी बढ़ेगी, पानी का ही बचाव होगा। तो ये योजना भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इंट्रोड्यूस की है, हम पायलट प्रोजेक्ट उसके ऊपर कर रहे हैं, और हम 6 महीने में ये प्रोजेक्ट को भी पूरा करके लोगों तक ले जाने में सफल होंगे। जब हम जल सुरक्षित भविष्य की बात करते हैं या देश के विकास की बात करते हैं तो हम ये नहीं भूल सकते कि नदियां, हमारी नदियों को नहीं भूल सकते, खासतौर से नदियां हमारी साफ हो, स्वच्छ हो, शुद्ध हो। और क्योंकि हम नदियों को पूजते भी है, ऐसे करके अगर गंगा की बात करें, यमुना की बात करें, क्योंकि अब डबल इंजन सरकार दिल्ली में आ गई, तो किस तरीके का मिशन है और कहाँ तक ये बढ़ा है? गंगा पर हमने अभी तक 211 STP बनाकर पानी को शुद्ध करके ही उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। कई नाले इसमें ऐसे गिरते हैं कि उसको भी टैप करने की आवश्यकता है। 5 राज्यों से जाने वाली ये नदी, और उसके ऊपर जितने भी नाले आते हैं उसको हमने ड्रोन से भी सर्वे करवा लिया कि अभी कौन से बाकी है, उसके अंदर उसके कितना क्वांटिटी में पानी आ रहा है। अगर कम है तो 2-3 नाले इकट्ठा करके उसके ऊपर STP बनाकर उसको ट्रीट करके ला सकते हैं क्या। ये पूरा मास्टर प्लान हमारा बना हुआ है और हम उसको बहुत जल्दी वहां पर इम्प्लीमेंट करेंगे, और नदी पहले से तो बहुत शुद्ध हुई है और भी शुद्ध हो जाएगी। सर, आपने विकास की, ये मोदी सरकार की कार्यकाल के विकास की बात बताई, अपनी मंत्रालय में जो नीतियां सरकार की है, जो विकास की है वो बताई। अर्थव्यवस्था, जाहिर सी बात है जब हर मंत्रालय काम करता है बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी क्यों वार करते हुए इस पर दिखाई देते हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर के भी और मोदी सरकार को लेकर भी? मुझे लगता है कि उन्होंने मोदी साहब की चिंता करने के बजाय अपनी चिंता करनी चाहिए, अपने पार्टी की चिंता करनी चाहिए। आज उन्होंने जो इंडी गठबंधन बनाया था उसके अंदर से ममता उनका खत्म हो गया, तमिलनाडु में भी DMK अब उनके सपोर्ट में नहीं है, तो धीरे धीरे अकेले क्यों हो जाते हैं? उनकी पार्टी के नेताओं का उनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं, उनके नेतृत्व में विश्वास ही नहीं है। उनको भी लगता है कि नहीं बोलने जैसी बातें बोलते रहते हैं। तो ये जो बातें हैं अपनी पार्टी में, उसके विश्वास जब तक नहीं है तो लोगों में विश्वास कैसे होगा? मोदी साहब काम करके दिखाते हैं, लोगों को दिखता है काम, फिर बोलते हैं लोग। और यहाँ तो डराने की चेष्टा होती है। अगर देश कोई संकट में भी होता है तो विरोध पक्ष के नेता का काम है कि कहेंगे कि हम साथ में बैठे हैं, मिलकर उसका सामना करेंगे। उसके बजाय ये तो सामने कुछ भी नहीं है,
पूरा विश्व युद्ध लड़ रहा है, हमारा देश ही ऐसा है कि जहाँ कोई युद्ध नहीं है। इतने शांति से आज भी हम बैठे हैं, ना हमें मिसाइल का सायरन बजता है, न कोई मिसाइल आती है। तो इतनी शांति के साथ पूरे विश्व के वातावरण में अगर इसको संभाला है, उसके लिए उन्होंने मोदी साहब को धन्यवाद देना चाहिए। उसके बजाय वो बस विरोध करते रहते हैं। मैं आखिरी सवाल ये जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि 12 साल की तो हम बात कर रहे हैं किस तरीके से है, और अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री है उनका तोड़ने वाले हैं। लेकिन ऐसे में अब आने वाले विधानसभा चुनाव जिन जिन राज्यों में है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस वहां अब कैसी रहेगी, खासतौर से अगर गुजरात की बात करते हैं। पिछले जो प्रचंड जीत मिली थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको भी श्रेय दिया था एक बड़ा। तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं, क्या और बिग सक्सेस उसमें दिखती है? मोदी साहब ने मुझे किया, मगर जीते तो उनकी वजह से ही थे। उन्होंने जो गुजरात को संभाला, संवारा। भारत एक्सप्रेस के लिए मैं कैमरामैन मनु के साथ कोमल शर्मा।